जय हिंद। मेडिवल लिटरेचर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉडर्न लिटरेचर के बारे में। मॉडर्न लिटरेचर की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। मॉडर्न लिटरेचर के अंदर ही हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, पढ़ेंगे बंगाली के बारे में, फिर बात करेंगे उड़िया के बारे में और फाइनली पढ़ेंगे आसामीज के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो मॉडर्न लिटरेचर का ये जो पीरियड है इसको आधुनिक काल बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आधुनिक काल बुलाया जाता है। काल का मतलब होता है टाइम पीरियड और आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न। तो ये जो मॉडर्न लिटरेचर का पीरियड है इसको क्या बुलाया जाता है? आधुनिक काल बुलाया जाता है। और इस आधुनिक काल के दौरान हिंदी इमर्ज्ड एज अ मेजर लैंग्वेज इन नॉर्दर्न इंडिया। इस आधुनिक काल के दौरान हिंदी का इमर्जेंस देखने को मिलेगा एज अ मेजर लैंग्वेज इन नॉर्दर्न इंडिया। और हिंदी के साथ साथ कई और लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा इस आधुनिक काल के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, बंगाली का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बेहद सिंपल, मॉडर्न लिटरेचर का ये जो पीरियड है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको आधुनिक काल बुलाया जाता है। और इस आधुनिक काल के दौरान हिंदी इमर्ज्ड एज अ मेजर लैंग्वेज इन नॉर्दर्न इंडिया। और हिंदी के साथ साथ कई और लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा इस आधुनिक काल के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, बंगाली का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। और हिंदी के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इससे पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि हिंदी के डेवलपमेंट की शुरुआत मेडिवल पीरियड के दौरान ही हो जाएगी, लेकिन हिंदी मेजर लैंग्वेज की जैसे इमर्ज होगी इस मॉडर्न पीरियड के दौरान। सवाल आता है कि मॉडर्न पीरियड के दौरान ऐसा क्या हुआ कि हिंदी इमर्ज एज अ मेजर लैंग्वेज। हिंदी के मेजर लैंग्वेज के जैसे इमर्ज होने के पीछे एक जो प्रोमिनेंट रीजन रहा वो था ब्रिटिशर्स का अराइवल। एक जो प्रोमिनेंट रीजन रहा वो था ब्रिटिश रूल का एस्टेब्लिश होना। जब ब्रिटिश रूल को एस्टेब्लिश कर दिया गया हमारी कंट्री के ऊपर, तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें ऑप्रेस क्या करते थे, ये हमें सप्रेस क्या करते थे। इस ऑपरेशन के अगेंस्ट में, इस सप्रेशन के अगेंस्ट में इंडियंस ने लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। और इस प्रोसेस में इमरजेंस देखने को मिला नेशनलिज्म का। इस प्रोसेस में राइज देखने को मिला नेशनलिज्म का। इस प्रोसेस में राइज देखने को मिला देशभक्ति की भावना का। और इस राइज ऑफ नेशनलिज्म के दौरान उस दौर के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हुआ करते थे उनको जरूरत महसूस हुई कि हमें हमारे क्लासिक्स की तरफ वापस जाना चाहिए, हमें हमारे कल्चर की तरफ वापस जाना चाहिए, ताकि ये जो इंडियंस हैं, ये जो लोग हैं, इस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में यूनाइट हो सकें। और क्लासिक्स की तरफ वापस जाने के लिए, कल्चर की तरफ वापस जाने के लिए हिंदी को यूज किया गया एज अ लैंग्वेज। और इस प्रोसेस में हिंदी इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट लैंग्वेज, हिंदी इमर्ज्ड एज अ मेजर लैंग्वेज। इस फेज के दौरान हिंदी के कई सारे ग्रेट स्कॉलर्स, कई सारे ग्रेट राइटर्स हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र is also known as the father of modern Hindi literature. फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बहुत ही फेमस ड्रामा लिखा। ड्रामा का नाम क्या था? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी को कब लिखा गया? 1881 में लिखा गया। ये जो अंधेर नगरी है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल सटायर था। अंधेर नगरी के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक और ड्रामा लिखा, भारत दुर्दशा। बेहद सिंपल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी कहा जाता है। इन्होंने एक फेमस ड्रामा लिखा जिसे अंधेर नगरी बुलाया जाता है, और दूसरा इन्होंने भारत दुर्दशा को भी लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा एक और फेमस राइटर हुए जिनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अपने आप में बेहद फेमस राइटर हुए। अच्छा, ये जो मॉडर्न पीरियड है हिंदी का, जिसको आधुनिक काल बुलाया जाता है, इसको 4 सबसेक्शंस में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 4 सबसेक्शंस में डिवाइड करके देखा जाता है? सबसे पहले बात की जाती है भारतेंदु युग के बारे में। ये जो भारतेंदु युग है ये देखने को मिलता है लगभग 1850 से लेके 1900 के बीच में। और ये जो भारतेंदु युग है, इस युग में कई सारे फेमस राइटर्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक देखने को मिलते हैं राधा कृष्ण दास, दूसरे देखने को मिलते हैं
प्रताप नारायण मिश्रा। तीसरे देखने को मिलते हैं सुधाकर द्विवेदी। तो भारत हिंदू युग में कई सारे फेमस राइटर्स देखने को मिलते हैं। ये जो भारत हिंदू युग है ये देखने को मिलता है लगभग 1850 से लेके 1900 के बीच में। दूसरा द्विवेदी युग देखने को मिलता है। ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनके नाम के ऊपर ही इस युग को द्विवेदी युग बुलाया जाता है। और ये जो द्विवेदी युग है ये देखने को मिलता है लगभग 1900 से लेके 1918 तक। और ये जो द्विवेदी युग है इसमें भी कई सारे फेमस राइटर्स देखने मिलते हैं, जैसे नाथुराम शर्मा देखने को मिलते हैं, जैसे राम नरेश देखने को मिलते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा छायावाद युग देखने को मिलता है। ये जो छायावाद युग है ये देखने को मिलता है लगभग 1918 से लेके 1937 के बीच में। और ये जो छायावाद युग है इसमें भी कई सारे फेमस राइटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक सुभद्रा कुमारी देखने को मिलती हैं, एक महादेवी वर्मा देखने को मिलती हैं, एक जयशंकर प्रसाद देखने को मिलते हैं। और जो चौथा युग देखने को मिलता है वो है कंटेम्पररी पीरियड। और ये जो कंटेम्पररी पीरियड है इसकी शुरुआत हुई 1937 में और 1937 से लेके अब तक कंटेम्पररी पीरियड देखने को मिलता है। ये जो कंटेम्पररी पीरियड है इसमें भी कई सारे फेमस राइटर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई के नाम आपने शायद सुने भी हो, जैसे एक रामधारी सिंह दिनकर है, एक भगवती चरण बोरा है और एक हरिवंश राय बच्चन है। भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन ये बिलोंग करते हैं इस कंटेम्पररी पीरियड को। इनफैक्ट अगर किसी का ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर होगा तो वो लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इन सभी युगों के बारे में, इन सभी फेमस राइटर्स के बारे में। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। अच्छा, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, इसकी बातचीत सबसे पहली बार किसने की? इसकी बातचीत सबसे पहली बार स्वामी दयानंद ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए मूवमेंट चलाया। बेसिकली स्वामी दयानंद चाहते थे कि एक लैंग्वेज के अंडर सभी इंडियंस जो हैं वो यूनाइट हों। हालांकि खुद स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सारा कामकाज जो है वो गुजराती में किया है, लेकिन पहली बार हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए मूवमेंट की शुरुआत भी किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती का हिंदी के अंदर जो सबसे फेमस काम है वो है सत्यार्थ प्रकाश। ये जो सत्यार्थ प्रकाश है इसको कब लिखा गया? 1875 में लिखा गया। एक और बड़े फेमस हिंदी के अंदर राइटर हुए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान को लिखा, करम भूमि को लिखा। और ये तो एग्जाम्पल के तौर पे दो ग्रंथों की बात की जा रही है, बहुत सारा कामकाज किया है मुंशी प्रेमचंद ने। हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने मधुशाला को लिखा, इन्होंने मधु कलश को लिखा। एक जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, इसको लिखा गया 1936 में। और ये जो कामायनी है इट इज कंसिडर्ड मैग्नम ओपस ऑफ छायावाद जैनर इन हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में जो छायावाद जैनर है उसका मैग्नम ओपस कंसिडर किया जाता है इस कामायनी को। अब छायावाद क्या होता है उसके बारे में इन डिटेल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल तौर पे याद रखो। हाँ, अगर आपका ऑप्शनल है हिंदी लिटरेचर तो फिर आपको पता होना चाहिए कि छायावाद का मतलब क्या होता है, बाकी तो बेसिक चीजें हैं। देखो, हिंदी के बारे में अगर बात करें तो हिंदी इमर्ज्ड एज अ मेजर लैंग्वेज इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस मॉडर्न पीरियड। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हुए, स्कॉलर्स हुए, उनके नाम, उनके काम वो थोड़ा थोड़ा सा याद रखना। जैसे भारत हिंदू हरिश्चंद्र इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। एक इन्होंने लिखा अंधेर नगरी को 1881 में, और दूसरा इन्होंने भारत दुर्दशा को लिखा। इनके अलावा एक और फेमस राइटर हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो मॉडर्न पीरियड है हिंदी का, आधुनिक काल है, इसको 4 सबसेक्शंस में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सा? एक भारत हिंदू युग है, दूसरा द्विवेदी युग है, तीसरा छायावाद युग है और चौथा कंटेम्पररी पीरियड है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए सबसे पहली बार मूवमेंट किसने चलाया? स्वामी दयानंद ने चलाया। स्वामी दयानंद का हिंदी में जो सबसे फेमस काम है वो है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको 1875 में पब्लिश किया गया। मुंशी प्रेमचंद हुए, हरिवंश राय बच्चन हुए और जयशंकर प्रसाद हुए, ये भी बड़े प्रोमिनेंट राइटर्स रहे हैं हिंदी के अंदर। फिर इसके बाद बात आती है बंगाली लिटरेचर के बारे में। देखो, 20th सेंचुरी में ये जो बंगाली लिटरेचर है इसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सिग्निफिकेंट ग्रोथ क्यों देखने को मिलेगी? बिकॉज 1800 में
विलियम कैरी ने एक प्रेस स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था बैप्टाइज्ड मिशन प्रेस। और ये जो बैप्टाइज्ड मिशन प्रेस है इसको स्टैब्लिश किया गया था सेरमपुर बंगाल में। कहां पे? सेरमपुर बंगाल में। और आप सोच ही सकते हो कि जब प्रेस को स्टैब्लिश कर दिया गया है तो अब पब्लिकेशन जो है वो इजी हो जाएगा, और अगर पब्लिकेशन इजी हो गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा लोगों तक किया जा सकता था। तो इस प्रेस के स्टैब्लिश होने की वजह से 20th सेंचुरी के अंदर ये जो बंगाली लिटरेचर है ये दूर दूर तक फैलेगा, इसका स्प्रेड देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बहुत ही फेमस ओल्ड लिटरेरी डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है बंगाली लैंग्वेज में जिसको बुलाया जाता है चर्यापद। ये जो चर्यापद है इट इज द कलेक्शन ऑफ मिस्टिक सॉन्ग्स ऑफ 10th एंड 11th सेंचुरी। 10th और 11th सेंचुरी के जो मिस्टिक सॉन्ग्स हैं उनका कलेक्शन है चर्यापद। और ये जो चर्यापद है इट इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट लिटरेरी डॉक्यूमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज का ओल्डेस्ट लिटरेरी डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है इस चर्यापद को। हालांकि ये जो चर्यापद है इसको डिस्कवर 1916 में किया गया। कहां पे डिस्कवर किया गया? नेपाल की दरबार लाइब्रेरी में डिस्कवर किया गया। और किसने डिस्कवर किया? हर प्रसाद शास्त्री ने इसको डिस्कवर किया। चर्यापद है क्या? चर्यापद इज द कलेक्शन ऑफ मिस्टिक सॉन्ग्स ऑफ 10th एंड 11th सेंचुरी। और ये जो चर्यापद है इसको कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट लिटरेरी डॉक्यूमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज। अच्छा, ये तो नॉर्मल कामकाज चल रहा था बंगाली लिटरेचर में, लेकिन ये जो बंगाली लिटरेचर है, ये जो बंगाली एज अ लैंग्वेज है, ये अपने सिग्निफिकेंस में आएगी विद द राइज इन नेशनलिज्म। जब नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, जब नेशनलिज्म की लड़ाई में ग्रोथ देखने को मिली, जब देशभक्ति की भावना बढ़ी, तो बंगाली लिटरेचर ने बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। राजा राम मोहन राय प्रोबेबली पहले राइटर थे जिन्होंने बंगाली में लिखा और इंग्लिश में लिखा। राजा राम मोहन रॉय प्रोबेबली पहले राइटर थे जिन्होंने बंगाली में लिखने की शुरुआत करी। राजा राम मोहन रॉय के अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्ता, ये भी बड़े बंगाली के प्रोमिनेंट राइटर्स थे। लेकिन बंगाली लिटरेचर अपने टॉप पे पहुंचेगा बंकिम चंद्र चटर्जी के अंडर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने खूब सारा कामकाज किया बंगाली लैंग्वेज में। इनका एक बड़ा ही फेमस नोवेल है आनंद मठ, और आनंद मठ के अंदर ही वंदे मातरम भी देखने को मिलता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका बड़ा ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इस बंगाली लिटरेचर में। एक और बड़ा नाम है बंगाली लिटरेचर में, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो पहले ऐसे इंडियन थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पहले ऐसे एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर was the first Indian and first Asian to win Nobel Prize। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि को इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। दो कंट्रीज के नेशनल एंथम्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। एक तो हमारी खुद की कंट्री इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश दोनों के नेशनल एंथम्स किसने लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। एक और इंसान हुए माइकल मधुसूदन दत्त। ये जो माइकल मधुसूदन दत्त हैं, इन्होंने जो बंगाली पोइट्री है उसमें यूरोपियन फॉर्म्स को इनकलकेट करने की शुरुआत करी। इनकी एक बेहद एपिक पोयम है मेघनाद वध काव्य। जो मेघनाद था, जो रावण का बेटा था, उस मेघनाद वध काव्य के ऊपर इन्होंने पोइट्री लिखी 1861 में कि उसका वध कैसे किया गया, उसको मारा कैसे गया। इसके अलावा मधुसूदन दत्त ने एक और काव्य लिखा तिलोत्तमा संभव काव्य। और ये जो तिलोत्तमा संभव काव्य है ये पहली बंगाली पोयम है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स में लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई तुक देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो तिलोत्तमा संभव काव्य है 1860 में इसको लिखा गया। इट इज द फर्स्ट बंगाली पोयम जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। किसने लिखी है? माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखी है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो बंगाली लिटरेचर में एक तो याद रखो कि बंगाली लिटरेचर जो है वो फ्लरिश होने की शुरुआत करेगी बिकॉज एक प्रेस एस्टेब्लिश की गई थी 1800 में। किसने की थी? विलियम कैरी ने की थी। प्रेस का नाम क्या था? बैप्टाइज्ड मिशन प्रेस। कहां पे एस्टेब्लिश की गई थी? सेरमपुर बंगाल में। ये जो बंगाली लैंग्वेज है इसमें ओल्डेस्ट लिटरेरी डॉक्यूमेंट किसको माना जाता है? चर्यापद को माना जाता है। चर्यापद
इज द कलेक्शन ऑफ मिस्टिक सॉन्ग्स। ये जो चर्या पद है इसको 1916 में डिस्कवर किया गया। कहां पे? नेपाल की दरबार लाइब्रेरी में। किसने डिस्कवर किया? हर प्रसाद शास्त्री ने डिस्कवर किया। लेकिन ट्रू सेंस में जो बंगाली लिटरेचर है वो अपने प्रोमिनेंस में आएगी बिकॉज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्ता, ये इनिशियल फेज में बड़े ही प्रोमिनेंट बंगाली राइटर्स रहे। लेकिन बंगाली लिटरेचर अपने टॉप पे पहुंचेगा बंकिम चंद्र चटर्जी के कामकाज के थ्रू। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बड़ा ही फेमस नोवेल लिखा आनंद मठ। और एक और बेहद फेमस बंगाली राइटर हुए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे इंडियन और पहले ऐसे एशियन बने जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, और इनको नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इंडिया और बांग्लादेश दोनों के नेशनल एंथेम्स भी किसने लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। फिर माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने तिलोत्तमा संभव काव्य को लिखा, और ये पहली ऐसी बंगाली पोएम है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसके बाद बात आती है आसामीज लिटरेचर के बारे में। देखो, 2 लाइन की बात है। मेडिवल पीरियड के दौरान जितना भी आसामीज लिटरेचर लिखा गया वो लिखा गया बुरनजीज में। बुरनजीज में लिखा गया। बुरनजीज का मतलब होता है कोर्ट क्रॉनिकल्स। बेसिकली राजा महाराजा के कोर्ट में क्रॉनिकल्स के तौर पे कामकाज किया गया आसामीज लिटरेचर के अंदर। 15th 16th सेंचुरी में शंकरदेव, इनका नाम आपने फॉर श्योर सुना होगा। नाम कहां पे सुना है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन शंकरदेव ने बहुत सारे डिवोशनल पोइट्रीज को कंपोज किया आसामीज के अंदर। तो आसामीज लिटरेचर बेसिक तौर पे याद रखना। इसके बाद ओडिया लिटरेचर। ओडिया लिटरेचर में जो पहला मेजर काम देखने को मिलता है वो किसने किया? वो सरला दास ने किया। कब किया? 15th सेंचुरी में किया। ओडिया लिटरेचर के अंदर जो पहला मेजर वर्क देखने को मिलता है वो किसने किया? वो सरला दास ने किया। कब किया? 15th सेंचुरी में किया। मेडिवल पीरियड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट ओडिया राइटर हुए जिनका नाम था उपेंद्र भंज। कौन थे? उपेंद्र भंज। लेकिन ओडिया लिटरेचर में एक जो बड़ा नाम है वो है जयदेव का। जयदेव ने गीता गोविंद को लिखा। ये जो गीता गोविंद है इसको संस्कृत में क्या बुलाया जाता है? गीता गोविंदम बुलाया जाता है। लेकिन जयदेव अपने आप में बड़े उड़िया के पोइट थे और इन्होंने गीता गोविंद को लिखा। उड़िया लिटरेचर में 5 बड़े इंपॉर्टेंट पोइट्स देखने को मिलते हैं। ये जो 5 पोइट्स हैं इनको पंच शाखा बुलाया जाता है। उड़िया लिटरेचर के ये 5 पोइट्स, ये पंच शाखा कौन कौन है? एक है जगन्नाथ दास, दूसरे बलराम दास, तीसरे अच्युत दास, चौथे यशोवंत दास और 5वें अनंत दास। तो ये 5 पोइट्स हैं उड़िया लिटरेचर में जिनको पंच शाखा कहा जाता है। और मॉडर्न पीरियड में भी कई सारे उड़िया राइटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे राधानाथ रे, जैसे फकीर मोहन सेनापति। और इसके साथ आज की हमारी जो बातचीत है वो खत्म हो गई। देखो, आसामीज लिटरेचर बेसिक तौर पे, उड़िया लिटरेचर बेसिक तौर पे, मतलब बहुत ही बेसिक तौर पे याद रखना है। बंगाली लिटरेचर, इसमें कुछ सिग्निफिकेंट नाम है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, जैसे ये जो ओल्डेस्ट लिटरेरी डॉक्यूमेंट है। तो ये जो नाम है इनको याद रखना, बाकी बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। हिंदी में भी बेसिक तौर पे जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कहा जाता है। जैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में, थोड़ा बहुत हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हालांकि सिग्निफिकेंटली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। हिंदी नेशनल लैंग्वेज के तौर पर होनी चाहिए। इस मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहली बार किसने की? स्वामी दयानंद ने की। इनका हिंदी के अंदर जो सबसे फेमस काम है वो सत्यार्थ प्रकाश है। ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं और कभी कभी मेंस में आंसर लिखने के टाइम पे काम आ जाती हैं। तो इनको अपने दिमाग में रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।